यूनिवर्स का सेकंड पार्ट है। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या, सन यानी कि सूर्य। सौर मंडल का प्रधान कौन होता है? देखो सौर मंडल, सूर्य जो है वो सौर मंडल का प्रधान या फिर मुखिया होता है। सूर्य मंदाकिनी के केंद्र से, मंदाकिनी जो है वो हमारी आकाशगंगा है, उसके केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सूर्य मंदाकिनी के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। मंदाकिनी के केंद्र से कितना दूर है? 30,000 प्रकाश वर्ष की दूर पर है। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 14.98 मिलियन किलोमीटर। 14.98 मिलियन किलोमीटर। इसको कैसे याद रखोगे? पा से पृथ्वी होती है, पा जो होता है वो 4 की तरह दिखाई देता है, तो कितना है? 14.98 मिलियन किलोमीटर जो है सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। ठीक, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य की आयु कितनी है? सूर्य की आयु है 5 मिलियन वर्ष। 5 मिलियन वर्ष जो है वो सूर्य की आयु है। सूर्य का व्यास कितना है? सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर, जो कि पृथ्वी के व्यास से 110 गुना बड़ा है। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर है, जो सूर्य का व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास से 110 गुना बड़ा है, सोचो। और सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है? वो 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा? 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से कितना ज्यादा है? सूर्य का द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है उससे 3,32,000 गुना अधिक है। कितना अधिक है? 3,32,000 गुना सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से अधिक है। पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है। पृथ्वी पे सूर्य ताप का कितना? 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है। ये समझो कितना ज्यादा कम मिलता है। सूर्य की आंतरिक संरचना की अब हम बात करते हैं। सूर्य की आंतरिक संरचना में क्या कहते हैं? सूर्य द्वारा निकलने वाली घातक किरणें विकिरण मंडल से निकलती हैं। जो सूर्य से किरणें निकलती हैं घातक, वो कहाँ से निकलती हैं? विकिरण मंडल से निकलती हैं। सूर्य की आंतरिक संरचना में 3 लेयर होती हैं। कितनी लेयर? 3 लेयर होती हैं। सबसे अंदर की लेयर को कोर कहते हैं, उसके बाद विकिरण मंडल होता है, उसके बाद में संवहन मंडल होता है। कोर, विकिरण मंडल, संवहन मंडल। कोर को कोरी कहते हैं, विकिरण मंडल को रेडियो एक्टिव जोन कहते हैं, और संवहन मंडल को कनेक्टिव जोन कहते हैं। ठीक है। अब कोर में क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम के छल्ले पाए जाते हैं और इनका संलयन होता है। कोर वाले भाग में क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है, जिससे क्या बनता है? प्लाज्मा बनता है। इसका ताप कितना होता है? 150 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। 150 लाख डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। और इसका यानी कि कितना? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। किसका? कोर का। ठीक, कोर के बाद वाला भाग होता है विकिरण मंडल। विकिरण मंडल से क्या निकलती हैं? घातक किरणें निकलती हैं। विकिरण मंडल घातक किरणें कौन कौन सी होती हैं? एक्सरेज और गामा रेज और फोटोन। फोटोन क्या होते हैं? प्रकाश के छोटे छोटे कणों को फोटोन कहते हैं। ठीक है। और एक्सरेज और गामा रेज जो होती हैं, ओजोन परत इनको ही रोकने का काम करती है, एक्सरेज और गामा रेज को। फिर आ जाता है संवहन मंडल। संवहन मंडल में हाइड्रोजन सेल्स पाए जाते हैं। क्या पाते हैं? हाइड्रोजन सेल पाए जाते हैं। कहाँ पर? संवहन मंडल में मिलते हैं। ठीक है। सौर ज्वाला होता है, एक पॉइंट है सौर कलंक। सूर्य से निकलने वाली ज्वालाओं को क्या कहते हैं? सौर ज्वाला कहते हैं। इनका तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। सौर कलंक क्या होता है? जो सौर ज्वालाएं हवा के संपर्क में आकर के ठंडी हो जाती हैं, वो कुछ काले से रंग की दिखाई देने लगती हैं और वापस की ओर जाने लगती हैं। कहाँ की ओर? वापस सूर्य की साइड ही जाने लग जाती है ठंडी होने से, तो उसे क्या कहते हैं? वापस की ओर जाने लगती हैं, जिसे सौर कलंक कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर कलंक। और सौर कलंक का तापमान कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस। जबकि सौर ज्वाला का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करते हैं, देखो क्या संवहन मंडल में क्या होते हैं? हाइड्रोजन सेल्स पाए जाते हैं। ठीक। अब हम बात करते हैं सौर ज्वाला की। सोलर फ्लेम। सौर ज्वाला सूर्य की सतह पर होने वाले वे विस्फोट हैं जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। सूर्य की सतह पर ऐसे विस्फोट होते हैं जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। यह ऊर्जा करोड़ों हाइड्रोजन बम के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा के बराबर होती है। ये ऊर्जा जो होती है वो हाइड्रोजन बम से जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है वो करोड़ों हाइड्रोजन बम के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा के बराबर होती है। अच्छा,
सूर्य से जो उत्सर्जित ऊर्जा हो रही है वो कैसी है, करोड़ों हाइड्रोजन बम अगर फट जाएंगे तब जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी उसके बराबर की होती है वो, ठीक है। सौर ज्वाला से होने वाली हानियां क्या क्या होती हैं सौर ज्वाला से? मोबाइल टावर काम नहीं करते, रेडियो संचार व्यवस्था बंद हो जाती है। मोबाइल टावर काम नहीं करते हैं, रेडियो संचार व्यवस्था बंद हो जाती है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, किससे? सौर ज्वाला से। सौर ज्वालाएं यदि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं तो इसे ओरियन बोरियोलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अरोरा बोरियोलिस कहते हैं, अरोरा बोरियोलिस कहते हैं। और यदि सौर ज्वालाएं पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं तो इसे अरोरा ऑस्टियोलिस कहते हैं। अब इसे कैसे याद रखोगे? देखो नीचे की साइड में, दक्षिण की साइड में है ऑस्ट्रेलिया, तो अगर ऑस्टियोलिस है, अरोरा ऑस्टियोलिस है तो वो कहाँ है? दक्षिण की साइड जाने वाली है। और अरोरा बोरियोलिस है तो वो उत्तर की साइड जाने वाली है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव की ओर जाने वाली फ्लेम्स हैं। फिर हम बात करते हैं सौर कलंक यानी कि सोलर स्पॉट की। सौर कलंक क्या होता है? सौर ज्वाला प्रकाश मंडल के जिस भाग से निकलती है, प्रकाश मंडल के जिस भाग से निकलती है उस स्थान पर काले धब्बे दिखाई देते हैं, ठीक है। जिस सौर ज्वाला प्रकाश मंडल के जिस भाग से निकलती है उस स्थान पर काले धब्बे दिखाई देते हैं। इन काले धब्बों को सौर कलंक कहा जाता है। सौर कलंक 0 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री तक बनता है। कहाँ से कहाँ तक? 0 डिग्री से 40 डिग्री तक बनता है। 0 डिग्री को मिनिमम सोलर स्पॉट कहते हैं और 40 डिग्री को मैक्सिमम सोलर स्पॉट कहते हैं। सौर कलंक चक्र क्या होता है? सोलर स्पॉट साइकिल क्या होती है? 0 डिग्री से 40 डिग्री तक जो कलंक बनता है वो हो गया सोलर स्पॉट साइकिल। अब 0 डिग्री से 40 डिग्री तक बनेगा, फिर 40 डिग्री से वापस 0 डिग्री तक आएगा, तो वो एक क्या हो गई? सोलर स्पॉट साइकिल। अब देखो क्या है, एक सौर कलंक चक्र 11 वर्ष में पूरा होता है। एक सौर कलंक चक्र कितने वर्ष में पूरा होता है? 11 वर्ष में। अब इसको 11 वर्ष क्यों लग जाते हैं? क्योंकि 1 से 0 डिग्री तक, वो 0 डिग्री से 40 डिग्री तक जाने में 5.5 वर्ष लगते हैं और फिर 40 डिग्री से 0 डिग्री तक वापस आने में 5.5 वर्ष लगते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 11 वर्ष हो गए। एक सोलर स्पॉट साइकिल में कितने वर्ष लगते हैं? बराबर होता है 11 वर्ष के। एक सोलर इवेंट 100 सोलर स्पॉट साइकिल में पूरा होता है। एक सोलर इवेंट कितने वर्ष में पूरा होता है? कैसे पूरा होता है? 100 सोलर स्पॉट साइकिल होती हैं जब, तब एक सोलर इवेंट होता है, ठीक। तो सोलर इवेंट होने में कितनी साइकिल लगी? 100 सोलर स्पॉट साइकिल लगी। और एक सोलर स्पॉट साइकिल में कितना समय लगता है? 11 वर्ष का समय लगता है। तो एक सोलर इवेंट होने में कितना समय लगेगा? 11 गुणे 100 बराबर 1100 वर्ष का समय लगेगा। एक सोलर इवेंट होने में समय लगता है 1100 वर्ष का समय लगता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सूर्य की बाह्य संरचना की। सूर्य की आंतरिक संरचना में भी 3 लेयर होती हैं, सूर्य की बाह्य संरचना में भी 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी लेयर होती हैं? प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और क्रीट या कोरोना। प्रकाश मंडल को फोटोस्फीयर कहते हैं, वर्णमंडल को क्रोमोस्फीयर कहते हैं और सबसे बाहर की ओर होती है क्रीट या फिर कोरोना होती है। प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर, यह सूर्य की दीप्तिमान सतह है। कैसी सतह है? दीप्तिमान सतह है। संवहन मंडल के ऊपर की परत होती है। ये कैसी होती है? देखो आंतरिक लेयर में सबसे बाहर कौन सी थी? संवहन मंडल। ये संवहन मंडल के ऊपर की परत होती है। ये सूर्य का सबसे ठंडा भाग होता है क्योंकि इसका तापमान सबसे कम यानी कि 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी मंडल में सौर कलंक की घटना होती है। सौर कलंक की घटना किस मंडल में होती है? प्रकाश मंडल में होती है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट, ये परिभ्रमण करता है और इसके परिभ्रमण का समय 25 दिन है। ये क्या करता है? परिभ्रमण करता है। परिभ्रमण का समय कितना? 25 दिन है। फिर बात करेंगे वर्णमंडल यानी कि क्रोमोस्फीयर। प्रकाश मंडल के ऊपर की, ये प्रकाश मंडल के ऊपर की परत होती है। प्रकाश संवहन मंडल, फिर प्रकाश मंडल, उसके बाद में आ जाता है वर्णमंडल। वर्णमंडल प्रकाश मंडल के ऊपर की परत है। ये लाल वलय के रूप में यानी कि लाल रंग के छल्ले के रूप में दिखाई देती है। और वर्णमंडल का टेम्परेचर कितना होता है? 32,000 डिग्री सेल्सियस होता है। उसका कितना था? 6000 डिग्री सेल्सियस, और इसका होता है 32,000 डिग्री सेल्सियस। ये भी परिभ्रमण करता है। परिभ्रमण का काल इसका कितना होता है? 35 दिन। उसका कितना था? 25 दिन। इसका कितना है? 35 दिन। फिर आ जाता है क्रीट या कोरोना। सूर्य की सबसे बाहर की परत होती है ये परत ग्रहण के समय दिखाई देती है। क्रीट या कोरोना वाली जो परत होती है वो कब दिखाई देती है? जब सूर्य ग्रहण पड़ता है। इसका टेम्परेचर, इस परत का टेम्परेचर होता है 27 लाख डिग्री सेल्सियस। 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। और क्रीट या कोरोना को सूर्य का मुकुट भी कहते हैं।
ठीक है। और सूर्य का मुकुट किसे कहते हैं? क्रीट या कोरोना वाली परत को कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ये परत सफेद रंग में चमकती है। कैसे? अच्छा, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ रहा होता है, तब जो क्रीट या कोरोना वाली लेयर होती है वो व्हाइट कलर के छल्ले के रूप में दिखाई देती है, जिस घटना को डायमंड रिंग कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं? डायमंड रिंग हो, ठीक है। सौर ज्वाला की घटना इसी लेयर में होती है। सौर कलंक की घटना किस में होती है? वो प्रकाश मंडल में होती है। और सौर ज्वाला की घटना किस में होती है? क्रीट या कोरोना में होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं प्लैनेट्स पे। अब आ जाते हैं ग्रह। ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड या फिर आकाशीय पिंड, जिनमें आकाशीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। इन ग्रहों में स्वयं की ऊष्मा नहीं होती, इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, अतः ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। 8 कैसे ग्रह होते हैं? पार्थिव ग्रह होते हैं। पार्थिव ग्रह को आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। ग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक तो पार्थिव आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह को क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। और बाह्य ग्रह को बृहस्पतीय ग्रह या फिर गैसीय ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। और इनको पार्थिव या फिर सॉलिड ग्रह कहते हैं। और ये गैसीय बाहरी ग्रहों को बृहस्पतीय या फिर गैसीय ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये 4 कैसे हो गए? आंतरिक ग्रह। इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं और इन्हें सॉलिड ग्रह भी कहते हैं। अगर हम बाहरी ग्रहों की बात करें तो कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इनको बृहस्पतीय ग्रह भी कहते हैं और ये गैसीय ग्रह होते हैं, ठीक है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। कौन कौन से ग्रहों को नग्न आंखों से नहीं देख सकते? देखो, ऐसे याद रखो, जितने भी दिन वाले ग्रह हैं ना, उनको हमने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। कौन कौन से? मंगल, अब पूरी लाइन से याद रख लो, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इनको हम कैसे नहीं देख सकते? नग्न आंखों से नहीं देख सकते। अब बचा कौन कौन? केवल पृथ्वी बचा, अरुण बचा और वरुण बचा, केवल ये बचे, इनको हमने नग्न आंखों से देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आकार के अनुसार ग्रह का घटते हुए क्रम में, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह घटता हुआ क्रम क्या हो गया? सबसे बड़ा ग्रह से सबसे छोटे पे जाना है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखो, लास्ट वाले जो 4 है ना, उनको पहले लाइन से कर दो, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, वो लाइन से हो गए। उसके बाद में फिर आ जाता है कौन सा? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद में शुक्र। पृथ्वी से पहले वाला क्या है? शुक्र। फिर पृथ्वी के बाद वाला है मंगल। उसके बाद में सबसे लास्ट में आ जाता है बुध। पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। अब कैसे याद रखोगे इसको? देखो, बृहस्पति से लेकर के वरुण तक तो सेम है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक। उसके बाद में आ जाता है 5वां, कर लो पृथ्वी। पृथ्वी के बाद में जो दिन है वो कर लो, नीचे से दिन स्टार्ट कर दो, शुक्र, जो दिन रह गए हैं, शुक्र, मंगल और फिर उसके बाद में बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। शुक्र, मंगल और बुध। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है, ठीक। फिर इसके बाद में आ जाते हैं आकार के अनुसार ग्रह बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम यानी कि सबसे छोटे से लेकर के सबसे बड़ा ग्रह। सबसे छोटा ग्रह है बुध है, फिर कौन सा है? मंगल, उसके बाद में शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति है, ठीक है। घनत्व के अनुसार बढ़ते क्रम में अगर लिखेंगे, घनत्व सबसे बढ़ते क्रम यानी कि कम से ज्यादा, सबसे कम किसका, सबसे ज्यादा किसका है, ठीक है। कि सबसे कम घनत्व है किसका? शनि, अरुण। पहले है शनि का, फिर अरुण, फिर बृहस्पति, फिर वरुण, ठीक। अब कैसे करोगे इसको याद? देखो, शनि के बाद में अरुण कर दो, अरुण के बाद में फिर बृहस्पति का दिन ला दिया, फिर वरुण कर दिया, वरुण के बाद में फिर अगला दिन आ गया मंगल हो गया, मंगल के बाद में शुक्र के बाद पृथ्वी और उसके बाद में क्या है? बुध है, ठीक। तो घनत्व के आधार पर सबसे कम घनत्व किसका है? तो शनि का है। और सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? तो देखो, आकार के आधार पर सबसे बड़ा छोटा कौन है? बुध। लेकिन घनत्व सबसे ज्यादा किसका है? तो बुध का है, ठीक। और सबसे कम घनत्व किसका है? तो शनि का है। सूर्य से दूरी के क्रम के अनुसार ग्रह अगर हम करेंगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये तो होंगे सूर्य से दूरी के आधार पर हो गए। और घनत्व को थोड़ा सा ध्यान में रखना, घनत्व में सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का। सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? बुध का। शनि के बाद में क्या आ जाएगा? अरुण। अरुण के बाद में फिर कर दोगे बृहस्पति। बृहस्पति के बाद में क्या आंसर आ जाएगा? वरुण। वरुण के बाद में आ जाएगा कौन? मंगल।
मंगल फिर शुक्र, मंगल फिर शुक्र आ जाएगा, मंगल के बाद में भी अगला ही दिन रखोगे शुक्र, शुक्र के बाद में कौन सा है, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में बुध। ठीक, सूर्य से दूरी के आधार पर बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। फिर आ जाता है परिक्रमण काल के अनुसार ग्रह बढ़ते क्रम में। परिक्रमण काल सबसे कम किसका है और सबसे ज्यादा किसका है, ये भी जैसे देखो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल फिर बृहस्पति शनि अरुण वरुण। परिक्रमण काल बढ़ते यानी कि सबसे कम परिक्रमण से सबसे ज्यादा, तो जैसा उनका आकार होगा, ठीक है, दूरी के आधार पर जैसा उनका आकार है ना, उसी के हिसाब से उनका परिक्रमण काल भी है। ठीक, देखो परिक्रमण काल का मतलब क्या हुआ, सूर्य के चारों ओर घूमने में लगा हुआ समय। ठीक, जो सबसे ज्यादा पास होगा उसको सबसे कम समय लगेगा, और जो सबसे ज्यादा दूर होगा उसको सबसे ज्यादा समय लगेगा सूर्य का चक्कर लगाने में। तो जो दूरी का क्रम है वही सेम इसका परिक्रमण का क्रम हो जाएगा। तो परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का बढ़ता क्रम क्या हो जाएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है, ये हो जाएगा बृहस्पति शनि अरुण वरुण। फिर अगर हम बात करते हैं परिभ्रमण, जो ग्रह होता है वो अपने अक्ष पर जो घूमता है तो उसको क्या कहते हैं, परिभ्रमण। तो परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रह का बढ़ता क्रम यानी कि सबसे कम किसका है और सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम अपने अक्ष पे कौन घूमता है और सबसे ज्यादा समय अपने अक्ष पे घूमने में कौन लेता है, इसका क्रम देखना है। ठीक है, सबसे परिभ्रमण काल के आधार पर कौन कौन सा है, बृहस्पति शनि वरुण अरुण। पहले देखो बृहस्पति कर दो, उसके संग संग में ले आओ शनि, फिर उसके बाद में वरुण अरुण को एक साथ कर दो, अरुण वरुण को नहीं, वरुण अरुण वरुण अरुण। फिर पृथ्वी मंगल बुध शुक्र, फिर करो पृथ्वी को, फिर मंगल, फिर बुध और शुक्र। तो शुक्र का जो है परिभ्रमण काल सबसे ज्यादा है और बृहस्पति का परिभ्रमण काल सबसे कम है। ठीक है, बृहस्पति शनि वरुण अरुण, फिर पृथ्वी मंगल बुध शुक्र, पृथ्वी मंगल, मंगल के बाद में कौन सा दिन आता है, बुध, उसके बाद में आ जाता है क्या, शुक्र, पृथ्वी मंगल बुध शुक्र। अब हम क्या बात करेंगे, शुक्र और अरुण पृथ्वी से देखो केवल दो जो इनका घूमना होता है यानी कि परिक्रमण होता है। तो परिक्रमण का अगर हम बात करते हैं तो केवल दो ग्रह हैं, शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण ये कैसे घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, यानी कि ये विपरीत दिशा में घूमते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। देखो जहाँ पे अगर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है ना, तो समझ जाओ कि वो सूर्य की परिक्रमण जो करते हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं, और जहाँ पे सूर्योदय पूर्व की ओर होता है तो वो कैसे करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। तो केवल दो ही ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, कौन कौन से हैं, अरुण और शुक्र हैं, और इसीलिए इनमें सूर्योदय कहाँ होता है, पश्चिम दिशा में होता है। बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं और इनमें सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है। ठीक, फिर अगर हम बात करते हैं अक्षीय झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे कम झुकाव किसका है और सबसे ज्यादा झुकाव किसका है, अक्ष अपने अक्ष पे सबसे कम झुका हुआ कौन है और सबसे ज्यादा झुका हुआ कौन है, वो है देखो कौन कौन सा है, सबसे कम झुका हुआ है शुक्र, और उसके बाद में फिर आ जाता है बृहस्पति। शुक्र के बाद में, अब इसको देखो कैसे याद रखोगे, दिन से बना लो, शुक्र से स्टार्ट कर दिया, शुक्र के ऊपर कौन सा दिन है, बृहस्पति, बृहस्पति के ऊपर कौन सा दिन है, बुध। अब इन 3 दिन हो गए, फिर 3 दिन के बीच में कौन आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगा। फिर इसके बाद में बुध के बाद में कौन सा दिन आ रहा है, मंगल। अब कोई दिन तो है नहीं, अब कौन सा दिन बच रहा है, केवल शनि बच रहा है, तो मंगल के बाद कर दोगे शनि, उसके बाद में वरुण अरुण। तो अरुण का झुकाव इतना ज्यादा है अपने अक्ष पे कि इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। कितना ज्यादा झुकाव है कि इसे क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो अक्षीय झुकाव के आधार पर अगर ग्रहों का बढ़ता हुआ क्रम देखेंगे तो कौन कौन सा क्रम हो जाएगा, शुक्र ग्रह का झुकाव सबसे ज्यादा है, वो सबसे कम है। ठीक, सबसे कम झुकाव किसका है, शुक्र ग्रह का। सबसे ज्यादा झुकाव अपने अक्ष पे किसका है, अरुण ग्रह का है। ठीक है, तो शुक्र बृहस्पति, शुक्र है, शुक्र के ऊपर बृहस्पति, बृहस्पति के ऊपर बुध, बुध के ऊपर पहले हम क्या कर देंगे, पृथ्वी को कर देंगे, पृथ्वी के बाद में फिर आ जाएगा कौन, मंगल। अब कौन सा दिन बच रहा है, शनि, शनि के बाद में वरुण और अरुण आ जाएगा। ठीक, अरुण को क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अब देखो इस चित्र को ध्यान रखो, सूर्य है, सूर्य के पीछे बाद में क्या है, बुध, बुध को क्या कहते हैं, मरकरी, शुक्र को क्या कहते हैं, वीनस। ठीक है,
और बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक, फिर इसके बाद में आ जाता है बुध शुक्र के बाद में आ जाता है पृथ्वी। पृथ्वी को क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। इसका एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा उपग्रह है। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाता है बुध शुक्र पृथ्वी के बाद में आ जाता है मंगल। मंगल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मार्स। बुध को मरकरी, शुक्र को वीनस, पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, मंगल को मार्स कहते हैं, और पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, कौन? चंद्रमा। मंगल के दो उपग्रह हैं, कौन कौन से? फोबोस और डीबोस। फोबोस डीबोस ये किसके हैं? मंगल के उपग्रह हैं। मंगल के बाद में आ जाता है बृहस्पति। बृहस्पति में गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है। बृहस्पति गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है। इसके कितने उपग्रह हैं? 79 उपग्रह। कितने? 79 उपग्रह हैं। फिर आ जाता है शनि। शनि को सैटर्न कहते हैं। इसके 82 उपग्रह हैं। सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण किसमें है? तो बृहस्पति में है। ठीक है, और शनि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैटर्न कहते हैं। इसके उपग्रह कितने हैं? 82। बृहस्पति के कितने हैं? 79। ठीक, अरुण को कहते हैं यूरेनस, वरुण को कहते हैं नेपच्यून। क्या कहते हैं? अरुण, वरुण, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, अरुण का एक उपग्रह है टाइटेनियम। कौन सा है? टाइटेनियम। और वरुण का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक, तो उपग्रह किसके कितने हैं ये देख लिया। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। बुध को मरकरी कहते हैं, शुक्र को वीनस कहते हैं, पृथ्वी को मार्स कहते हैं, पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, मंगल को मार्स कहते हैं, बृहस्पति में सर्वाधिक जुपिटर कहते हैं बृहस्पति को, और इसका गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है। शनि को सैटर्न कहते हैं, अरुण को यूरेनस कहते हैं, और वरुण को नेपच्यून कहते हैं। ठीक है, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन? चंद्रमा। मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस डीबोस। बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं। शनि के 82 उपग्रह हैं, और अरुण के एक उपग्रह है, कौन? टाइटेनियम। और वरुण का कोई उपग्रह नहीं है। यानी कि सबसे आगे के दो और सबसे लास्ट के एक, इनके उपग्रह नहीं है। फिर हम आ जाते हैं बुध ग्रह पर। सूर्य से दूरी कितनी है बुध ग्रह की? बुध ग्रह की सूर्य से दूरी कितनी है? 57.8 मिलियन किलोमीटर। 57.8 मिलियन किलोमीटर है। ये सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। सूर्य से दूरी कितनी है बुध की? 57.8 किलोमीटर। अब इसको याद कैसे रखोगे? 57, देखो इसको ऐसे याद रखोगे। बुधवार के दिन क्या होता है? जो बुधवार के दिन हम लोग हरा चारा खिलाते हैं, तो वो कितने रुपए का आता है? 57 रुपए का आता है। कितने का आता है? 57 रुपए का। तो सूर्य से दूरी कितनी होगी? 57.8 मिलियन किलोमीटर दूर है बुध। सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है। पृथ्वी का जितना आकार है उससे कितना छोटा है? 18 गुना छोटा है। इसमें वायुमंडल नहीं है। जिन ग्रहों में वायुमंडल नहीं होता उन ग्रहों में दिन अत्यधिक गर्म और रातें अत्यधिक बर्फीली होती हैं। तो बुध ग्रह में वायुमंडल नहीं है, इसमें दिन अत्यधिक गर्म और रातें अत्यधिक बर्फीली होती हैं। दिन अत्यधिक गर्म कितना होता है? 427 डिग्री सेल्सियस तक होता है टेम्परेचर, और रातें अत्यधिक बर्फीली कितना चला जाता है? -173 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। दिन में कितनी गर्मी हो जाएगी? 427 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाएगा। ठीक है, और रात में कितना हो जाएगा? -173 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। ठीक है, फिर बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है, और रातें भी। बुध का एक दिन कितने बुध में एक दिन जो हो रहा है वो पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? 90 दिन के बराबर होता है, और रातें भी। बुध ग्रह में एक दिन हो रहा है तो वो पृथ्वी के कितने दिन के बराबर है? 90 दिन के बराबर में। ठीक है, और अगर एक रात हो रही है तो वो कितनी रात के बराबर? 90 रात के बराबर है। दैनिक ताप सर्वाधिक होता है बुध का, जबकि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? अगर सबसे गर्म ग्रह पूछा जाए तो कौन सा है? शुक्र। लेकिन दैनिक दिन में सबसे सर्वाधिक ताप किसका होता है? तो बुध का होता है। दैनिक ताप सर्वाधिक किस ग्रह का होता है? बुध का। लेकिन सबसे गर्म ग्रह पूछा जाएगा तो कौन सा है? शुक्र है। बुध ग्रह को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। बुध को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इस पॉइंट को थोड़ा सा डाउट में रहेगा, बाद में इसको क्लियर कर लेंगे। बुध सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। बुध जो होता है वो सूर्य जैसे निकलने वाला होता है ना, तो उसके कितने घंटे पहले दिखाई देता है? 2 घंटे पहले दिखाई देता है। बुध 70%
लोहा, बुध ग्रह में क्या है, 70% लोहा है और 30% सिलिकेट से बना है। 70% क्या है इसमें, देखो सॉलिड ग्रह है तो सीधी सी बात है एकदम ठोस होगा, तो इसमें क्या है 70% तो लोहा ही है और 30% क्या है, सिलिकेट से बना है। फिर हम बात करते हैं इसका चुंबकीय क्षेत्र। बुध का चुंबकीय क्षेत्र सर्वाधिक होता है। अच्छा, मैग्नेटिक क्षेत्र बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें लोहा है ना 70%। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है। इसका सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह क्यों है, क्योंकि दिन में 427 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है और रात में -173 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। और इसका तापांतर है कितना, 600 डिग्री सेल्सियस है। इसका परिक्रमण काल 88 दिन का होता है। इसका परिक्रमण कितना होता है, 88 दिन का होता है परिक्रमण, यानी कि 88 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। परिक्रमण यानी कि सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है, 88 दिन में कर लेता है। तो इसका परिक्रमण काल कितना है, परिक्रमण काल 88 दिन का है, जो कि सबसे कम होता है। ठीक, सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह है। इसमें सबसे छोटे वर्ष का ग्रह है। इसका एक वर्ष कितने दिन का हो गया, 88 दिन का ही तो हुआ, तो सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह है। इसका परिभ्रमण काल यानी कि अपने अक्ष पे घूमने का समय कितना होता है, वो कितना होता है 58.6 दिन, 58.6 दिन में ये अपने अक्ष पे ही घूम पाता है। ठीक है, यानी कि ये दादा है। सबसे तेज गति से सूर्य का परिक्रमण करने वाला ग्रह है। सबसे तेज गति से यानी कि सबसे जल्दी ये सूर्य का परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है, बुध है। कितने दिन लेता है, 88 दिन लेता है। तो इसका जो वर्ष है वो भी कितना है, छोटा है, सबसे छोटा वर्ष वाला ग्रह है। चंद्रमा की तरह इसमें क्या होती हैं, कलाएं होती हैं चंद्रमा की तरह। इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता। चंद्रमा की तरह क्रेटर व मैदान पाए जाते हैं। इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता। चंद्रमा की तरह इसमें कलाएं होती हैं, चंद्रमा की तरह क्रेटर व मैदान पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, फिर हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वीनस। बुध के बाद सूर्य से के निकटतम ग्रह, सूर्य का निकटतम दूसरा ग्रह कौन सा है, शुक्र। इसकी सूर्य से दूरी कितनी है, 10.81 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से डिस्टेंस इसकी कितनी है, 10.81 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और जबकि उसकी कितनी थी, 57.8 मिलियन किलोमीटर। वो था 57.8 मिलियन किलोमीटर और ये है 10.81 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह दूरी, तो ये पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी। शुक्र के बाद आते हैं पृथ्वी, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा हो गया, शुक्र ग्रह हो गया। कितना दूरी है, 4 करोड़ किलोमीटर, केवल 4 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस है पृथ्वी से शुक्र की। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। परिभ्रमण काल इसका कितना होता है, 243 दिन है, 243 डेज परिभ्रमण काल। अब देखो परिभ्रमण काल जो होता है, यानी कि अपने अक्ष पर कितना समय लेता है, एक बार के घूमने में 243 दिन का समय लेता है। अब इसको कैसे याद रखोगे, 243 दिन तक अपने अक्ष में ही घूम पाता है। और इसका परिक्रमण समय की अगर हम बात करें, यानी कि ये सूर्य के चारों ओर, देखो सबसे जल्दी तो परिक्रमा कर लेता है कौन, बुध करता है, उसके बाद में शुक्र करता है। कितना समय में कर लेता है, 224 दिन, 224.70 डेज, यानी कि 224 दिन 7 घंटे, 224 दिन में ये परिक्रमण कर लेता है सूर्य की। ठीक है, इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, 0, कोई नहीं होता इसमें उपग्रह। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं शुक्र में, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं किसमें, शुक्र ग्रह में पाए जाते हैं। साथ से शुक्र ग्रह, साथ से सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड के बादल कहाँ पाए जाते हैं, शुक्र ग्रह में पाए जाते हैं। शुक्र के वायुमंडल में 96% CO2 पाई जाती है। अच्छा, जो शुक्र पहले तो बुध में तो वायुमंडल था ही नहीं, शुक्र ग्रह में वायुमंडल है जिसमें 96% CO2 है। अब तो वहाँ पे जीवन संभव है ही नहीं। तापमान यहाँ का फिर कितना ज़्यादा होगा, 462 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे दिन और रात का टेम्परेचर समान रहता है, दिन और रात का टेम्परेचर समान रहता है, यानी कि सारे टाइम गर्मी रहती है। कितना, 462 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, शुक्र का तापमान 462 डिग्री सेल्सियस, समान तापमान वाला ग्रह है। दिन और रात में तापमान समान रहता है, इसलिए कैसा है, समान तापमान वाला ग्रह है। ठीक, इसलिए इसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रेशर कुकर ग्रह भी कहते हैं। आकार व द्रव्यमान में पृथ्वी के समान ही है ये, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है।
शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान ही है। यह पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई देने वाला ग्रह है। पृथ्वी से अगर हम देखेंगे तो सूर्य को देखेंगे, वो बहुत चमकीला है। उसके बाद देखेंगे तो चंद्रमा चमकीला दिखाई देता है। उसके बाद में जो दिखाई देगा वो कौन है? शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह है, इसलिए कैसा है? सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है। शाम के समय पूर्व दिशा में तथा सुबह के समय पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। ये सुबह के समय कहाँ दिखाई देता है? पश्चिम दिशा में। और शाम के समय कहाँ दिखाई देता है? पूर्व दिशा में। क्यों? क्योंकि ये उल्टा घूमता है। ये कैसा घूमता है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। ये कैसा दिखाई देता है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसलिए ये शाम के समय कहाँ दिखाई देगा? पूर्व दिशा में। और सुबह के समय दिखाई देगा कहाँ? पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। इसे जुड़वां ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वां ग्रह भी कहते हैं। सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। इसका परिक्रमण की दिशा कैसी होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। बाकी सभी ग्रहों की, इसकी और अरुण की कैसी दिशा होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। बाकी सब किस दिशा में परिक्रमण करते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। ठीक, फिर हम बात करते हैं अर्थ की। देखो, जो नंबरिंग वाले आंकड़े होते हैं उन्हें कैसे याद रखोगे? बुध की अगर सूर्य से दूरी की बात करी जाए तो देखो, सूर्य से दूरी, सूर्य में देखो क्या आ रहा है, सूर्य में ओ की मात्रा जो है वो कैसे लग दिखती है? 7 के जैसे होती है। और सूर्य का सा कैसे दिखता है? 5 के जैसे दिखता है। तो 57.8 ऊ से 7 बन गया और सा से एस बन गया, यानी कि 5। तो 57.8 मिलियन किलोमीटर दूर है बुध किससे? सूर्य से। ठीक, फिर अगर हम बात करते हैं पृथ्वी से आकार में कितना बड़ा है? 18 गुना। कौन? बुध कितना बड़ा? बुध जो है पृथ्वी से कितना गुना छोटा है? तो बुध में बा कटा हुआ होता है जो कि 8 जैसा